मीनाक्षी जी, हमारे जैसे शरीर का ना, एक होता है भौतिक विकास, एक होता है मानसिक विकास। व्यक्ति का भौतिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, हर तरीके का विकास हो, तब उसको अच्छा व्यक्ति कहते हैं। ऐसे देश का भी जब सारा विकास होता है, कंप्लीट विकास होता है, फिर उसको अच्छा देश कहते हैं। हमारे देश में क्या हुआ, जब से हम आजाद हुए, पूरा का पूरा फोकस किस पे रहा? भौतिक विकास पे। भौतिक विकास किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, ये सारे भौतिक विकास करने वाले मंत्रालय हैं। चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे विकास करने के लिए 3 मंत्रालय हैं: शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कानून मंत्रालय। दुर्भाग्यवश हमने इन 3 मंत्रालयों में ढंग के या तो लोग नहीं रखे, ढंग के लोगों को कानून मंत्री नहीं बनाया, और बनाया तो उनको ठीक से काम नहीं करने दिया। तो ये हमेशा रहा, या क्योंकि होता क्या है कि लोग जब इस तरह से बात करते हैं, जब समस्याओं को गिराते हैं, तो कोई कहता है कि ये 70 साल की समस्या है, कोई कहता है 2014 से हुई है। आपकी नजर में देखिए, मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार ज्यादा है तो ठीक है, उस प्रोपोर्शन में यही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा मौलवी भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत, सबसे ज्यादा सब कुछ यहीं पे है। और सबसे ज्यादा घूसखोरी भारत में, सबसे ज्यादा जमाखोरी भारत में। पूरी दुनिया में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला या कोई भी और घोटाला पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला जो भारत में हुआ, इस अमाउंट का घोटाला पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, इस अमाउंट का घोटाला पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। अगर आप घोटालों को अगर ऐड करें तो 500 साल में जितना मुगलों ने लूटा या 200 साल में जितना अंग्रेजों ने लूटा, उससे ज्यादा तो पिछले 75 साल में लूटा भारत। सिंगापुर में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? सिंगापुर में कोई जासूसी क्यों नहीं करता? सिंगापुर में कोई गद्दारी क्यों नहीं करता? सिंगापुर में रेलवे के ऊपर कोई पत्थर क्यों नहीं रखता? सिंगापुर में रेलवे का एक्सीडेंट कराने की कोशिश क्यों नहीं करता? सिंगापुर में इतनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी क्यों नहीं है? अरे बाकी तो छोड़ो, आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। संभल में हिंदू 10% है, अब दुबई में हिंदू 10%। दुबई वाले हिंदू भी होली मनाते हैं, संभल वाले हिंदू होली मनाते हैं। संभल में होली मनवाने के लिए पूरी फोर्स उतारनी पड़ती है। दुबई में कभी आपने देखा कि हिंदुओं को होली मनाने के लिए कभी फोर्स लगानी पड़ी हो? दुबई वाले भारत पलायन नहीं करते, भारत वाले दुबई क्यों पलायन करते हैं? दुबई सुरक्षित है। दुबई सुरक्षित क्यों है? क्योंकि दुबई ने या सिंगापुर ने या जापान ने राम का मंदिर भले नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने राम नीति लागू किया, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, जो रामायण में लिखा हुआ है। दुबई में, सिंगापुर में या अबू धाबी में या जापान में उन्होंने कृष्ण का मंदिर भले नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कृष्ण नीति लागू किया। कृष्ण नीति क्या है? 60-60 समाचरित। हमने न राम नीति लागू किया भारत में, न कृष्ण नीति लागू किया, न हमने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जहां संस्कार हो शिक्षा में, न हमने कानून ऐसा बनाया कि कानून का खौफ हो। तो सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी एफआईआर। सवाल का जवाब नहीं दिया कि 70 साल से चल रहा है या 2014 से चल रहा है। नहीं, इसके कैलकुलेशन, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत दिनों से काम कर चुकी हैं, हम भी आपको कहीं आपके सही वसीले देखिए, सवाल तो आप डक कर जाएंगे, ये मुझे पता है। लेकिन ये, क्योंकि देखिए, जब बीजेपी के लोगों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि 70 साल के खड्डे हैं, अभी तो हम उनको भर रहे हैं, है ना। आपने देश में इतनी समस्याएं गिनाई, अब तो कम से कम ये कह सकते हैं ना, 11 साल तो हो गए वर्तमान सरकार को। 11 साल का निजाम कैसा रहा, क्या बदला? जो समस्याएं आपने गिनाई, कुछ हद तक कमी आई, चलिए मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ओवरनाइट बदल जाएगा, लेकिन 11 साल में जो समस्याएं आपने गिनवाई, भ्रष्टाचार से लेकर देश में ये सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, वहां पर प्रॉब्लम है, कुछ पॉजिटिव साइड में बदला है या वैसा ही है जैसा पहले से चल रहा है? कुछ बदला है। अच्छा, 1 नेशन 1 लॉ की तरफ हम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक देश एक विधान लागू करने की कोशिश हो रही है। आर्टिकल 35A खत्म हुआ, आर्टिकल 370 खत्म हुआ, 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर चर्चा हो रही है। राम नीति और कृष्ण नीति लागू हुई है, कोई सवाल है? राम नीति और कृष्ण नीति लागू करने के लिए, राम मंदिर तो बन गया, पर राम नीति लागू हुई या नहीं हुई? राम नीति लागू करने के लिए आपको इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा,
मेरा मानना है एजुकेशन रिफॉर्म हुआ है, चल रहा है, काफ़ी की चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में लाई जा रही हैं, भारतीय शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है। स्पीड थोड़ी और अच्छी हो सकती थी मेरा मानना है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, स्पीड चल रही है। जुडिशियल सिस्टम पे काम नहीं हुआ है दुर्भाग्यवश, पुलिस सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, थाना हमारा आज भी दलाली का अड्डा बना हुआ है, तहसील आज भी हमारा घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है, आज भी चाहे वो मैं तो कहूंगी कि थाना तहसील तो छोड़िए, यहाँ तो जज के घर से जब जिस तरह से नोटों के बंडल मिले हैं, वो भी मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि ये खबर भी इसलिए सामने आ गई क्योंकि छप गई? आग लग गई, अखबार में छप गई। नहीं आग लगी होती, वो कमरा नहीं आया होता सामने, भाई जज साहब तो नहीं थे ना घर में, उनका स्टाफ ही रहा होगा। आग लग गई, नोट के बंडल जल गए, जले हुए नोट की फोटो खिंच गई, फोटो अखबार में छप गई, क्या पता मैनेज हो जाती, नहीं भी आता सामने, ये भी पॉसिबिलिटी इसकी भी थी। एक हफ्ते तो मैनेज किया ही गया, एक हफ्ते मैनेज किया गया, चल, नहीं गलने के बाद, फोटो छपने के बाद भी मैनेज किया गया। हाँ। कि नहीं सबूत नहीं मिले, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो जज साहब के घर में जब इस तरह से ये मिल जाता है, उसके बाद भी ट्रांसफर हो जाता है कि ठीक है जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, फिर वहां पे बार एसोसिएशन विरोध कर देते हैं कि अपने यहाँ का कूड़ा हमारे यहाँ मत फेंकिए, बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में वहां के लॉयर्स ने ये बात की। अब सवाल ये है कि जब करप्शन की बात हो रही है, जहां से करप्शन पर बड़े फैसले होने हैं, जो न्यायमूर्ति, न्यायालय, इंसाफ का मंदिर जैसी बातें हम कहते हैं, आज एक आम आदमी ये भी सोच रहा है कि क्या मिलॉर्ड सब कानून से ऊपर है क्या, या विशेषाधिकार के दायरे में बच जाते हैं क्या, जहां पर मिसाल साबित होनी चाहिए वहां मिसाल साबित नहीं हो पाती है। देश का एक आम आदमी आज ये सोच रहा है। भाई इसी न्यूज रूम में डिस्कशन हो रहा था कि अगर किसी पर, इस दफ्तर के किसी आदमी पर करप्शन का आरोप लग जाए, घंटों के अंदर नौकरी से उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक बात है, आप अपने आप को साबित करिए कि आप इनोसेंट है, उन्हें साबित करना होगा इनोसेंट है। ठीक बात है। ये जो 14-15 मार्च को हुआ, इसको तो मैं ऐसे ही मानता हूं कि जैसे 25 जून को इमरजेंसी लगी थी और आज तक हम उसको काला दिवस मनाते हैं, लोकतंत्र के लिए काला दिवस कहते हैं, जो इमरजेंसी लगी 75। सर लेकिन ये तो बातें हैं, ये तो मैं इसको वैसे आम आदमी की नजर से मैं सारे बिंदु हम लोग कितनी निंदा करें, 15 निंदा करें, पर जब तक कुछ बदलेगा नहीं तब तक क्या होगा? बदलाव तो तभी होगा ना जब कानून बदलेगा। मैं वही कोशिश करता हूँ, कानून तो बंद है, मतलब नियम मेरे ख्याल से सीजेआई साहब ने शायद जस्टिस वर्मा को पब्लिकली भी स्टेटमेंट कि उनका जो बयान रिकॉर्ड होगा उनको सार्वजनिक रूप से देने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये खबर भी आई थी। देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो एक ये नोट दिख गई इसलिए हमको लग रहा है कि जस्टिस वर्मा भ्रष्ट है, केवल उनकी दिख गई, लेकिन ये आम बात है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, आम बात है, जज साहब बैठे रहते हैं, नीचे पेशकार वहीं पैसा ले लेके तारीख देता रहता है। आप तहसील में चली जाइए, एसडीएम ऊपर बैठे रहते हैं, नीचे पेशकार बैठ के वहीं पैसा ले लेके तारीख देता रहता है। आप तहसीलदार के ऑफिस में चले जाइए, तहसीलदार थोड़ा ऊपर उनकी कुर्सी होगी, नीचे पेशकार की कुर्सी होगी, वहीं बैठ के पैसा लेता है, वहीं डेट देता रहता है। ये कड़वी सच्चाई है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है? भ्रष्टाचार खत्म होता है या तो शिक्षा में संस्कार हो, इतनी नैतिकता बचपन में प्राइमरी के एजुकेशन में कूट कूट के भर दिया जाए कि आदमी बाई डिफॉल्ट ईमानदार हो जाए। दूसरा, फिर कानून का खौफ हो। जैसे जापान में क्या ईमानदार क्यों है? क्योंकि शिक्षा में संस्कार भी है, कानून का खौफ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत वैल्यूज नहीं है, बहुत वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनका कानून इतना खौफनाक है कि डर के मारे के लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। दुर्भाग्य हमारे देश में दोनों ही नहीं है। भाई भ्रष्टाचार आप जरा सोचिए, भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। अपने ऑफिस में आप पता कर लेना, पर डे 100 रुपये ज़्यादा कौन खर्च करता है? ठीक है, आपके ऑफिस में तो मिडिल क्लास के लोग हैं। केवल 20% ऐसे लोग हैं, ये सरकारी आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जो पर डे 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जब 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं तो उनको 100 रुपये से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, मैं कह रहा हूं 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। करेंसी की साइज जितना नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो सर बड़ा नोट बनना नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा काला धन होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा अपने अराजकता होती है। जितने भी अवैध काम होते हैं वो कैश में होते हैं, कभी ऑनलाइन नहीं होते। घूसखोरी कैश में, जमाखोरी कैश में, मिलावटखोरी कैश में, नशा तस्करी कैश में। सरकार 2000 का नोट रिलीज करने से पहले आपसे थोड़ा सा सलाह मशवरा नहीं, हमने तो 2000 के नोट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, हमने तो कोर्ट में चैलेंज किया था, बंद हो गया। मेरा मानना है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होनी चाहिए। कैश लेन देन की सीमा 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
और भ्रष्टाचार को बलात्कार की तरह से जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि एक बार रेप की घटना तो अनप्लान्ड हो सकती है, लेकिन करप्शन कभी अनप्लान्ड नहीं वो तो सोचा समझा एक्ट है। तो जो सोचा समझा एक्ट है उसमें 3 साल की सजा, क्या मतलब है? आप भ्रष्टाचारियों को ये कम से कम नागरिकता खत्म करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान करना चाहिए। और सजा होगी तभी जब आपके पास झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। जब आप झूठी गवाही को गंभीर, केस लंबा चलता क्यों है? क्योंकि लोग झूठे गवाह खड़े करते रहते हैं। झूठे गवाह क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध ही नहीं। हमारे देश में, और मैं जापान सिंगापुर का डिफरेंस बताता हूं, हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। झूठी खबर लिखना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झूठा वीडियो बना देना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झूठे आरोप लगा देना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झूठे वादे कर देना खटाखट फटाफट, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 7 से 14 साल सजा मिलती है। सिंगापुर में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा मिलती है। वहां तो भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करता, पिता अपने पुत्र के लिए झूठी गवाही नहीं करता, पत्नी अपने पति के लिए झूठी गवाही नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक आदमी तो क्राइम किया ही किया, वो झूठ बोल के खामखा वो भी अपराधी बन जाएगी। हमारे देश में आप कैसा भी क्राइम करके आओ, आपके पास गवाह नहीं है, कोई बात नहीं, वहीं कोर्ट में वकील आपको फटाफट वहीं तैयार कर देगा। ऐसा अपराध है तो 10,000 में गवाह मिल जाएगा, रेप मर्डर है तो 20-30 हजार में गवाह मिल जाएगा। सारे गवाह वहीं बैठे हुए हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं, वकील वहीं गवाह उपलब्ध करा देते हैं। क्यों करा दे रहे? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध है नहीं, और झूठी गवाही देने पे, एक गवाही देने 50,000 रुपए मिल जाता है। कानून बदलना पड़ेगा आपको। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। और झूठी गवाही, झूठा हलफनामा, झूठा एफिडेविट, झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा ए सर्टिफिकेट बनवाना, झूठी वसीयत बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने और झूठे डॉक्यूमेंट बनवाने को, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। समाधान वही हो गया, कानून बदलना पड़ेगा।